हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटिक का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है आपात उपबंध। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित हैं, दिए गए हैं। किसमें? तो भाग 18 में। ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला जो स्थिति है, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। तीसरा, वित्तीय आपात। इन तीनों स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352(1) के तहत अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका संकट महसूस होने या सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352(3) के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। सदन की विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत से। ठीक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी, यदि इस दौरान राज्यसभा के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत से अनुमोदन से जो है इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 352(7) के तहत अगर बात करें तो आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा के द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति के द्वारा वापस ली जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 353 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किसी रीति से प्रयोग करे तथा किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय पर जो है ऐसी विधियां बना सकेगी जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करे या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करे। आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रहते हैं। कितने माह तक? 6 माह तक, 6 मंथ। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 354 के अनुसार अगर बात करें तो जब राष्ट्रीय आपातकाल, याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल संसद के द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अनधिक, यानी कितनी भी बार, लेकिन एक साल से ज्यादा नहीं, हर बार जो है 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल के समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बढ़ाया 1 साल तक है, और मतलब कि जब आपातकाल खत्म हो जाता है तो कितने माह बाद समाप्त हो जाता है, तो इसका विस्तार 6 माह से ज्यादा नहीं होगा, यानी 6 माह तक रहेगा। तो याद रखिएगा, आपातकाल की जब उद्घोषणा हो जाती है तो लोकसभा का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष के समाप्ति के बाद भी अगर आपातकाल चल रहा है तो संसद विधि बनाकर एक बार में जो है 1 वर्ष से
मतलब अधिक नहीं, 1 वर्ष तक जो है अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अनलिमिटेड बार, इसमें कोई मतलब कि लिमिट नहीं है। लेकिन आपातकाल जारी रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। जैसे ही आपातकाल समाप्त हो जाता है, यह विस्तार 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 172 के परंतु के अनुसार अगर बात करें तो संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। देखिए, अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और अनुच्छेद 358 के तहत होता है, जो कि 19 में, आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं ये निलंबित हो जाते हैं। और अनुच्छेद 359 के तहत अगर बात करें तो राष्ट्रपति के आदेश से राष्ट्रीय आपात की स्थिति में मूल अधिकार यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबन से संबंधित प्रावधान है। तो आर्टिकल 2021 छोड़ दिया जाए तो 359 के तहत जो है जो मूल अधिकार है ये मतलब कि निलंबन से संबंधित है। इसमें प्रावधान दिए गए हैं कि निलंबित रहेगा। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार, कब कब तो 3 बार घोषित किया गया है आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, 1962 में, 1971 में, 1975 में। ये रट जाइएगा। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की जो है घोषणा की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसा कंडीशन उत्पन्न हो गया है जिसमें उस राज्य का जो शासन है इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को हटा देता है। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों यानी बजट प्रस्ताव पारित करने सहित का प्रयोग करती है। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा मतलब कि अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष के अवधि तक मतलब कि बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष से ज्यादा नहीं, 3 इयर्स। प्रत्येक बार 6 माह पर, यानी राष्ट्रपति शासन कितने माह तक चलता है तो 6 माह तक, और अधिकतम 3 वर्ष तक चल सकता है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में परिवर्तन में होने या निर्वाचन आयोग के द्वारा अगर बात करें तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपात, इसकी उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में परिवर्तन में होने तथा निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य विधानसभा के लिए आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाणन पर भी जो है इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधनों के द्वारा आगे जो है 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 याद रखिएगा, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 360 के अनुसार अगर बात करें तो वित्तीय आपात से यह संबंधित आर्टिकल है। इसमें वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है तो वह वित्तीय आपात, याद रखिएगा, वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और वित्तीय आपात का जो आर्टिकल है यानी इसमें जो प्रावधान किया गया किस आर्टिकल में, 360 में। ये देखिए, अगर बात करें तो इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर यानी 2 मंथ्स के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना जरूरी है, अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए जो है तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे पश्चातवर्ती उद्घोषणा के द्वारा वापस न लिया जाए।
वित्तीय आपात की या वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। हालांकि अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। के एम नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में सशस्त्र सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। तो मतलब कि आंतरिक अशांति के स्थान पे अब जो है सशस्त्र विद्रोह जो है प्रतिस्थापित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। देखिए, अगर बात करें तो अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल लगाया जा सकता है? तो 3 प्रकार का, याद रखिएगा 3 प्रकार का, और तीनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, अच्छा इसमें 2-3 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के तहत, जो भारतीय संविधान है इसके तहत अगर बात करें तो 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान जो है किए गए हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। सेकंड प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। सही जवाब है आर्टिकल 355, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के जगह पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355, संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उसे जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360, अगर बात करें तो यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या किसी भी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। थर्ड नंबर है, संघ का यह कर्तव्य होगा, किसका? संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 355, यानी डी ऑप्शन। 4 नंबर है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 352, यानी अनुच्छेद 352 के तहत। 5 नंबर है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है।
भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? यदि खतरा है किससे? तो पहला है बाहरी आक्रमण का और इसके बाद सशस्त्र विद्रोह का, यानी डी ऑप्शन, पहला तीसरा। 6 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो आंतरिक अशांति को खतरा, आंतरिक शांति को खतरा, यानी आंतरिक अशांति, सी ऑप्शन, ये जो है इसका आधार नहीं है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का। इसके बाद 7 नंबर है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किस आधार पर? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, यानी डी ऑप्शन। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब है बाह्य आक्रमण, ठीक है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट, यानी बी ऑप्शन, पहला तीसरा चौथा। 9 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को मतलब कि निम्नलिखित में से खतरा हो। किस कारण खतरा हो? तो याद रखिएगा, सही जवाब है युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण और आपका सशस्त्र विद्रोह के कारण, यानी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर है, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है? आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में आपको जो है 8 स्टेटमेंट दिए गए। इन 8 स्टेटमेंट में से कौन कौन सही है आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें जो सही है, पहला जो स्टेटमेंट है कि यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, बिल्कुल सही है आर्टिकल 352 के संदर्भ में। इसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरा स्टेटमेंट है कि 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, बिल्कुल सही। इन सभी पॉइंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अगर बात करें तो संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, क्या यह सही है? बिल्कुल सही। और इसके बाद संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। तो पहला देख लेते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा और जो छठा है, पांचवा और छठा जो है सही जवाब है। तो संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल के सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। आपात की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत या उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित करना होगा। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत के द्वारा जो है वापस लिया जा सकता है। 12 नंबर है, संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद के द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 1 माह, बी ऑप्शन।
13 नंबर है आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो 1 माह के अंदर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 14 संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को क्या किया जा सकता है? संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, यानी बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में बात करें तो संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन जो है संबंधी जो अनुच्छेद है 268 से 279 तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल के तहत आपात की उद्घोषणा की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उस आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। 15 नंबर है निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। तो सही जवाब है अनुच्छेद 359 बी ऑप्शन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अब जो है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अन्य मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाता है। 16 नंबर है भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की जो शक्ति है वो प्राप्त है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकार यानी आर्टिकल 2021 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से जो है ये निलंबित करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21 ए भी शामिल है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। साथ ही केवल सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश देता है, यानी तब आदेश के द्वारा इसे निलंबित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर है मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों में से या अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? तो सही जवाब है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। 18 नंबर है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? वह कौन सा अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं हो सकते हैं? तो सही जवाब है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 डी ऑप्शन। 19 नंबर है राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की जो अवधि है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, आपातकाल याद रखिएगा, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। डी ऑप्शन। अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार संसद विधि के द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह के अवधि से अधिक नहीं होगा। प्रश्न संख्या 20 है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है?
आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा। संविधान का अनुच्छेद 172 के परंतु के अनुसार आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि के द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह से या 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। 21 है, निम्नांकित में से कौन सा या कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा के द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? भारत को गंभीर खतरा है। सही जवाब हो जाएगा आपका 25 जून 1975। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपात की उद्घोषणा की, जिसे 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। 22 नंबर एक अभिकथन ए, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, कारण अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कथन सही है, कारण गलत है, यानी सी ऑप्शन। भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघीय या एकात्मक परिसंघीय का अधूर समन्वय कहा जाता है। इसका स्वरूप मूलतः संघात्मक ही है। क्या है? संघात्मक। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। 23 नंबर है, प्राय किसकी सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? याद रखिएगा गवर्नर, सी ऑप्शन। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। इसके बाद 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 याद रखिएगा। 25, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? तो सही ऑप्शन नहीं है, नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को देखते हुए 356 के तहत आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया था। जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान एवं पृथक संविधान की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। अतः अगर बात करें तो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र हैं। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्प में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्र में इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया था। 26 है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 356 के अधीन या उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो उस राज्य के विधानमंडल की जो शक्तियां हैं संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें
तो राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करने का प्रभाव यह रहता है कि पहला, उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य तथा राज्यपाल या राज्य के किसी प्राधिकारी या निकाय में निहित या उसके द्वारा प्रायोज्य सभी या कोई शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में राज्य की विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती, बल्कि राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है या उसका निलंबन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19 राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपात उद्घोषणा के समय स्वतः निलंबित हो जाता है, न कि अनुच्छेद 356 के उद्घोषणा के तहत। 27 नंबर है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है। तो सही जवाब है राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथों में ले सकता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को हटा देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित या निलंबित कर सकता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है। 28 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट है, जैसे 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपको बताना है। तो पहला है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। दूसरा, अगर देखें तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। पहला दूसरा सही है। तीसरा जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या है इसमें कि इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है, तो तीसरा सही नहीं है। चौथा, इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए, यानी इसका सही जवाब है पहला, दूसरा और चौथा। देखिए, एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ वाद या केस 1994 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है। उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है तब जब तक कि ऐसी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, न कि कल्पित आधारों पर। 29 नंबर है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष, यानी डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद के द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय पहला है, संपूर्ण भारत या संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा 352 के अंतर्गत प्रवर्तित हो। दूसरा, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। जैसे मतलब कि मणिपुर का जो संबंध है, यानी 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की जो संख्या है, यानी मणिपुर में 2019 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? मणिपुर में 10 बार, याद रखिएगा। मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, ठीक है, और बिहार में आपका जो है 8 बार और उड़ीसा में 6 बार राष्ट्रपति शासन लागू 2009 तक हो चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दिया गया है बी में,
बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मणिपुर में 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार, उड़ीसा में 6 बार। 31 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? तो पेप्सू में, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में, फिर 1953 में पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया था। देखिए 1 नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। 32 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, इन दोनों में से कौन कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास के समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। दूसरा, देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। वित्तीय आपातकाल की अगर बात करें तो उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360(1) के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग के वित्तीय अस्थायित्व या संकट के अवसर पर की जाती है। अनुच्छेद 360(2) के उपखंड ग के अनुसार यह उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। पहला कथन सही है। दूसरा, देखिए दूसरा जो कथन है कि अनुच्छेद 360(4) के उपखंड ख के अनुसार वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश जारी कर भारतीय संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों जिसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है, इसलिए दूसरा कथन सही नहीं है। 33 है, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो देखिए इसमें जो सही है, पहला कि राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। तीसरा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। और चौथा है, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। पहला, तीसरा, चौथा यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल लगाए जाने की स्थिति में अनुच्छेद 360 के खंड 4 के तहत निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। अनुच्छेद 360(4) के उपखंड 1A(1) के तहत राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 360(4) के उपखंड बी के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ साथ संघीय मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। अनुच्छेद 360(4) के उपखंड ए सेकंड के तहत राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जा सकते हैं। 34 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? सही जवाब है अनुच्छेद 360। 360 वित्तीय आपात से संबंधित उपबंध है यानी आर्टिकल है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 तक किया जा चुका है।
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित उपबंध है। 35 है, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा कभी नहीं की गई है, डी ऑप्शन। 36, किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? यह बात किसने कही थी कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है? तो के एम नाम्बियार यानी सी ऑप्शन। के एम नाम्बियार ने संविधान में उल्लेखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधित प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वित्त आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और